फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम मॉडल पेपर को, जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट आपका रहता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मॉडल पेपर से डायरेक्टली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस मॉडल पेपर को कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं, इसके आंसर भी आपको इसी मॉडल पेपर में नीचे की साइड में पूरी आंसर की आपको दे दी गई है। मॉडल पेपर आपको कहां से डाउनलोड करना है ये वाला, इसकी पीडीएफ फाइल की लिंक भी अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दी जाएगी, तो थोड़ा सा आप धैर्य बना रखिएगा। सबसे पहले आप इस मॉडल पेपर को एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बालक का जो विभाजन है वो कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? क्या 4 अवस्थाओं में किया जाता है, क्या 3, क्या 5 या फिर 6? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर करना है। बालक का जो विभाजन है, ठीक है, वो 3 अवस्थाओं में किया जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना, ठीक है। बाल विकास का जो यहाँ पर बालक होता है उसका जो विभाजन है वो 3 अवस्थाओं में किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्रियाप्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर महोदय, ठीक है। क्रियाप्रसूत अधिगम जो सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो स्किनर हैं, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपको लगातार मॉडल पेपर दिए जाएंगे। अगस्त के अंतिम सप्ताह, लास्ट वीक में आपकी परीक्षाएं होने के लिए, तो परीक्षाओं के लिए ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3 है। सिरबड़ा बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, सुनने में जिन्हें कठिनाई होती है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी लैंग्वेज उपयुक्त की जाती है? कौन सी लैंग्वेज प्रयुक्त की जाती है? कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? क्या ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है, या सांकेतिक भाषा का, या यंत्र का उपयोग, सभी का? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उन्हें संकेतों के द्वारा यानी कि इशारों के द्वारा समझाया जाता है। तो ऑप्शन वी आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कह दिया है? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल ने। किसने कहा है गंभीर उथल पुथल की अवस्था? स्टैनले हॉल ने। और किस अवस्था को कहा है? किशोरावस्था को। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? क्या अवधान कहलाता है, या अधिगम, या प्रतिकार, या प्रेरणा? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यानी कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो, या बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन, जो चेंजेस होते हैं, उसी को हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। संवेग का प्रकार इनमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? क्या क्रोध नहीं है, क्या भय नहीं है, क्या ध्यान नहीं है, प्रेम नहीं है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान, ठीक है। ये संवेग का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। बाकी क्रोध, भय, प्रेम ये तीनों संवेग के प्रकार हैं, लेकिन ध्यान ये संवेग का प्रकार नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? यानी कि बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं, यानी कि स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का बाउंडेशन ना हो, माँ बाप का, पड़ोस का, किसी का भी समाज का बाउंडेशन ना हो, एकदम अपने आप को स्वतंत्र, खुला महसूस कराना चाहते हैं। वो अवस्था कौन सी होती है? क्या किशोरावस्था होती है, शिशुअवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, या प्रौढ़ावस्था होती है? तो यहाँ पर बताया गया कि बालकों में स्वतंत्रता की जो आकांक्षा है वो किशोरावस्था में, किस अवस्था में? किशोरावस्था में प्रबल हो जाती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, कब? जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। ये थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो ये आपका तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। किस नियम के? तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्या बुद्धि है, क्या यौन है, या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां, फिर इनमें से कोई नहीं है? तो विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। ये कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करती हैं, जो, ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। नवजात शिशु, ठीक है, जिसकी पैदाइश अभी अभी हुई है, ठीक है, कुछ समय पहले, तो नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है, जबकि एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की जो संख्या हो जाती है वो
206 ही रह जाती है, ठीक है, क्योंकि बड़े होने पर, एज बढ़ने इस पर क्या होता है, कुछ हड्डियां जो हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो ऐसे में इन हड्डियों की जो संख्या है वो 206 रह जाती है, लेकिन एक नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 270 होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो इन्होंने सीखने से संबंधित कुल 3 नियम दिए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य रूप से 3 नियम दिए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 12। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? ठीक है, तो इन्होंने अपना जो प्रयोग था वो कुत्ते के ऊपर किया था। किसके ऊपर? कुत्ते के ऊपर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? ठीक है, यहाँ पर थॉर्नडाइक के बारे में पूछा गया कि अब थॉर्नडाइक के बारे में भी बता दीजिए। तो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के जो सिद्धांत का प्रतिपादन था वो बिल्ली के ऊपर किया था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर? बिल्ली ने, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 14 है। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? जो कोहलर महोदय, इनके सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इनके सिद्धांत को पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बढ़ा है अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? क्या परिवार की आर्थिक स्थिति या विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावक का अनुचित व्यवहार या उपयुक्त सभी? तो रुचि को प्रभावित करने वाले कारकों में आपका हो जाएगा परिवार की आर्थिक स्थिति, ठीक है। ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ना अपने अगले प्रश्न को। और यहाँ से अब आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पता ही होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो PDF फाइल है या ये जो आपके सामने मॉडल पेपर है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप हमसे जोड़ सकते हैं, जहाँ से आप इस मॉडल पेपर को, PDF फाइल को बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 आपका। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? ये यहाँ पर आपको बताना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं। बाल विकास के अंतर्गत जो बाल्यावस्था की अवधि होती है वो 6 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है, ठीक है। अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जिसमें बाल्यावस्था की अवधि कौन सी होती है? 6 से 12 वर्ष के बीच जो अवस्था होती है उसी को आप बाल्यावस्था कह देते हैं। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा, क्योंकि इसी एज में जो बच्चा है वो स्कूल में एडमिशन ले लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। अशिक्षित व्यक्ति या बालकों के बुद्धि का जो मापन है वो किस परीक्षण से करते हैं? जो व्यक्ति या बालक शिक्षित नहीं है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी बुद्धि का जो मेजरमेंट यानी कि जो मापन होता है वो यहाँ पर किस परीक्षण से करते हैं? तो अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का जो मापन है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। किससे? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 आपका सामने स्क्रीन पर शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखी हैं। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? शारीरिक विकास में तीव्रता आ जाती है और दोहराने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, ठीक है। ये शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। प्रश्न संख्या 19 है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र लिखिए, ठीक है। बुद्धि लब्धि, ठीक है, यहाँ पर बुद्धि लब्धि होगा, यहाँ पर ध्यान रख लेना। ये जो यहाँ पर है ये बुद्धि लब्धि है, ठीक है, बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि इस तरह से, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है इंटू 100, ठीक है। उसमें 100 से आपको गुणा करना होता है, ठीक है। यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, ठीक है, क्रॉनिकल एज इंटू 100 इस तरह से होता है, ठीक है। ये हो गया आपका मानसिक आयु, ये हो गया आपका वास्तविक आयु, और इसमें आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपको बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र हो जाता है। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने स्क्रीन पर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है तथा कम सामाजिक होता है। इसी को हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर बताया गया है कि सीखी गई सामग्री को यहाँ पर होगा आपका सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? ठीक है, यहाँ पर आपको रख लेना याद, यहाँ पर है सीखी गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम सामग्री या कुछ भी सीखते हैं और उसको दोबारा स्मरण करना चाहते हैं लेकिन हम उसमें असफल हो जाते हैं। कोई बात हमने सीखी और दोबारा से हम उसे याद करना चाह रहे हैं लेकिन वो बात दोबारा से याद नहीं आ पा रही है कि हम उस बात को किस तरह से कहा था या उस कार्य को किस तरह से सीखा था या उस कार्य को किस तरह से किया था, वो चीज़ हमें दोबारा से याद नहीं आ रही, उसमें हम असफल हो जा रहे हैं। तो ये विस्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी विस्मृति, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रतिद्वंद्विता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रतिद्वंद्विता, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूह या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है तो उसे प्रतिद्वंद्विता कहते हैं, यानी कि कंपटीशन। दैट्स नोन एज कंपटीशन। उसे क्या बोलते हैं? प्रतिद्वंद्विता। इंग्लिश में कहेंगे कंपटीशन, हिंदी में आपका प्रतिद्वंद्विता, ठीक है।
इसके अलावा प्रश्न संख्या 23 आपके सामने स्क्रीन पर शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, पहले आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले करना चाहिए। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप इस तरह से डिसाइड करना चाहिए। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है। तो वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है वो अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 है। सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम E.L. थॉर्नडाइक, इनका फुल नेम आप देख लीजिए, थॉर्नडाइक का E.L. थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। और इस नियम के अनुसार प्राय हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है, यानी कि हमारे हित में होता है। उस कार्य को हम अच्छे से करना चाहेंगे और जिससे हमें सुख एवं संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या करने में सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराना चाहते हैं, यानी कि उस कार्य को नहीं करना चाहते हैं जिससे हमें कोई कष्ट हो, कोई असुविधा हो। तो ऐसे कार्य को हम क्यों करना चाहेंगे। ठीक है, यही क्या है, यही सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम है और ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 है। कोहलर ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। तो इन्होंने चिंपैंजी बनमानुष पर अपना प्रयोग किया था। किसने? कोहलर ने। कोहलर ने अपना जो प्रयोग है वो सुल्तान नामक एक चिंपैंजी बनमानुष था जिस पर किया था। और बढ़ना अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 है। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जीन पियाजे ने किया था जो विकासात्मक सिद्धांत है संवेगात्मक का। ठीक है, इसका जो प्रतिपादन है वो जीन पियाजे ने किया था, रख लेना आपको याद। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। चिंतन क्या है। तो चिंतन से आशय, चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसका आधार प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। ये प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित हो जाने के कारण प्रारंभ होती है, उसके अंत तक चलती है। कोई समस्या जब हमें उत्पन्न होती है हमारे सामने तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ चिंतन करते हैं। ठीक है, तो कोई समस्या उत्पन्न होने पर ये जो चिंतन है वो स्टार्ट हो जाता है और जब तक वो समस्या चलती है तब तक उसका चिंतन चलता रहता है। आमतौर पर चिंतन को सीखना कहते हैं। चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार, चिंतन के विकास हेतु बच्चों में करके सीखने के लिए जागृत करना अत्यंत आवश्यक। गिलफोर्ड के अनुसार क्या चिंतन की परिभाषा बताई गई कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, ये सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में दो बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला है संगठन, दूसरा है अनुकूलन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड अडेप्टेशन। ठीक है, संगठन और अनुकूलन। ठीक है, तो संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं। संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है और जो अनुकूलन है वो बाह्य रूप से प्रभावित करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 30 है। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिख दीजिए। तो मन के अनुसार यहाँ पर व्यक्तित्व की एक परिभाषा बताई गई है। परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व की एक परिभाषा क्या है? एक व्यक्ति स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संगठकों, योजनाओं तथा अभिसरण लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपके अब जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और यहाँ से इन क्वेश्चन को आपको देख लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको एक बार तैयार करना अपनी परीक्षा के लिए। इनमें से कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको डायरेक्टली इन प्रश्नों में से परीक्षा में जो प्रश्न है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर दिए गए हैं उनके आंसर की यहाँ पर दे दी गई। तो इस PDF फाइल को, इस मॉडल पेपर को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर लीजिएगा ताकि और भी लेटेस्ट अपडेट लगातार में आपको मिलती रहे। इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस